तो तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं, जितना भी मैटर होता है ना, कोई सी भी चीज अगर वो क्या है मैटर, ठीक है, तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ना कुछ अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को किसी ना किसी फोर्स से ना अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। जैसे कि मैं तुमसे एक एग्जांपल पूछता हूं, मान लो तुम्हारे सामने एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है इतना बड़ा, और उसके अलावा तुम्हारे पास एक कंटेनर के अंदर वाटर भी रखा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? पानी, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं इसके पार्टिकल को अलग करना है, ये किसका पीस था? वुड का, लकड़ी का पीस था, बताओ इसको अलग कर पाओगे क्या आसानी से? लकड़ी के टुकड़े को इतनी आसानी से अलग नहीं कर सकते तुम, लेकिन पानी को बड़े आराम से कर सकते हो। पानी के बीच में इस तरह से हाथ लगाकर तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। वो बात अलग है, जैसे तुम हाथ निकालोगे वो पानी फिर से आपस में कलेक्ट हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो अट्रैक्शन अच्छा खासा है, यहाँ पर तो अच्छा खासा अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन अच्छा खासा होता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा लकड़ी के केस में था। तो किसी के अंदर अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है जैसे कि हमारा सॉलिड, लेकिन किसी किसी के अंदर अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे कि हमारा एयर। बताओ, एयर में होता है हवा, हवा में तुम यूं ही हाथ हिला लो, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है लेकिन ना के बराबर, यूं ही हाथ हिला सकते हो हवा के बीच। लेकिन क्या यही काम तुम लोहे के बीच कर पाओगे? लोहे के बीच में यूं हाथ आर पार कर पाओगे? नहीं। वहां पर कैसा अट्रैक्शन है? स्ट्रॉन्ग, यानी कि किसी चीज में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है तो किसी चीज में वीक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हारे पास एक लोहे की कील है इतनी बड़ी, मान लो लोहे की कील थी, और एक तुम्हारे पास चौक का पीस है इतना बड़ा, वो भी एक चौक का पीस था, एक लोहे की कील थी। अगर मैं तुमसे बोलूं किसको पहले तोड़ोगे, तुम किसको पहले तोड़ सकते हो, तो मुझे बताओ वो चौक होगी या ये आयरन की कील, मतलब ये जो आयरन पेल है, ठीक है। तो मुझे बताओ किसको तुम तोड़ पाओगे जल्दी, चौक को या आयरन को? तो हर बच्चा बता देगा चौक को हम पहले से तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ अट्रैक्शन तो दोनों में, दोनों के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन है, एक दूसरे को खींचने की ताकत है, लेकिन चौक में कम है, आयरन में ज्यादा है, ठीक है। कुछ लोग मोड़ तो देंगे लोहे की कील को, कुछ लोग, लेकिन शायद ही कोई तोड़ पाएगा, ठीक है। लेकिन चौक के केस में बहुत आसानी से हर बच्चा तोड़ लेगा। तो अट्रैक्शन कहीं पर कम होता है तो कहीं पर बहुत ज्यादा होता है, और ऐसा होना नॉर्मल बात है, क्योंकि अगली प्रॉपर्टी यही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या पाया जाता है? अट्रैक्शन। उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी तुम्हें लिखनी है, हाँ तीसरी प्रॉपर्टी लिखना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बोर्ड पे लिखा हुआ है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पर ये अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, कहीं पर ये अट्रैक्शन बहुत कम होता है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो इसके लिए एक नोट लिखना, पहले लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट में लिखो नोट के लिए, लिखो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोर्ड पे लिखा हुआ है फोर्स, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उनके बीच में ना एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है। फोर्स मतलब ताकत, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खींचने के लिए ना ताकत लगाते हैं एक दूसरे पर, दैट इज कॉल्ड फोर्स। वो क्या कहलाता है? फोर्स। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द
particles of matter, there is a force of attraction. There is a force of attraction between the particles of matter. Between the particles of matter. अब नोट के अंदर ही लिखना सेकंड पॉइंट. नोट के अंदर लिखो सेकंड पॉइंट. लिखो सेकंड पॉइंट में लिखो फॉर एग्जांपल ऐसे ही लिखना है जैसे लिखवा रहा हूं बोर्ड पे. फॉर एग्जांपल आयरन नेल. नेल का मतलब होता है कील और आयरन मतलब लोहे की कील. ठीक है. आयरन नेल कॉमा चौक कॉमा. ठीक है. बस दो ही बोलते हैं. देखो आयरन नेल और चौक. मुझे बताओ किस में अट्रैक्शन ज्यादा है, चौक में या नेल में? आयरन नेल में ना. आयरन नेल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, चौक का अट्रैक्शन बहुत कम है. कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हम आयरन नेल को तो तोड़ नहीं पाते, अगर हम फोर्स लगाते भी है ना तो भी हम आयरन नेल को नहीं तोड़ पाते, लेकिन चौक को तोड़ लेते हैं. वाई इट हैपन? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम चौक को तोड़ पा रहे हैं और आयरन नेल को क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? तो तुम्हें सिंपल सा रीजन देना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहां पर भी है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर भी है, लेकिन यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और यहां पर थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वीक. तो लिख लेना आयरन नेल के नीचे एरो बना के ऐसे लिख लो स्ट्रॉन्ग और चौक के नीचे लिख लो वीक. ठीक है. अब तुम्हें लैंग्वेज में लिखना है. एरो बना के तो तुमने लिख लिया, लैंग्वेज में तुम्हें तीसरे पॉइंट में लिखना है. एरो बना के तो बस समझने के लिए लिखा है, प्रॉपर आंसर तुम्हें तीसरे पॉइंट से मिलेगा. तो तीसरे पॉइंट में लिखो लिखो आयरन नेल हैज strong force of attraction. Iron nail has strong force of attraction. Strong force of attraction between the particles. Between the particles. लिखो but chalk has weak force of attraction. But chalk has weak force of attraction. चौक का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं आयरन नेल की तो वहां पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और चौक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है. ठीक है. वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है पार्टिकल्स के बारे में और अब हमें पार्टिकल्स के बारे में काफी सारी नॉलेज हो गई है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो लगातार मूव करते रहते हैं. पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, किसी में ज्यादा होता है तो किसी में कम होता है. पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है. पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होता है, स्पेस, किसी में कम तो किसी में ज्यादा. ठीक है. अब चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर. हमें क्या पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर. तो ध्यान रखना जब हम 9th क्लास की बात करते हैं या किसी भी क्लास की साइंस की बात करते हैं तो मेनली तीन ही स्टेट्स होते हैं. तुमने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस. अगर पानी तुम्हारे जग में भरा हुआ है तो वो लिक्विड है. उसी पानी को अगर तुम फ्रीजर में रख दोगे, कटोरे में रखकर फ्रीजर में रख दोगे तो वही लिक्विड क्या बन जाएगा, सॉलिड, क्योंकि वो किस में बन चुका है, आइस. बर्फ जम जाती है ना, बर्फ कैसा होता है, बोर्ड पे देखो. अगर तुम्हारे पास सिर्फ वाटर था और वो जग में था, अगर तुम्हारे पास क्या था, वाटर और वो जग में भरा हुआ था तो वो किस नेचर का माना जाएगा, सॉलिड. लेकिन अगर तुमने उस वाटर से क्या तैयार कर ली है, आइस, तो आइस का मतलब है वो किस फॉर्म में जा चुका है, सॉलिड. ठीक है.
पहले लिक्विड फिर सॉलिड, लेकिन तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, उस बर्फ को निकाला और कंटेनर में रखा और गैस पे रख दिया, और गैस में रखने के बाद धीरे धीरे वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में। वही धीरे धीरे क्या बनने लगेगी उससे, वेपर। और वेपर का मतलब है उसका स्टेट अब कैसा हो गया है, गैस। हर चीज के तीन ही स्टेट होते हैं, चौथा और पांचवा स्टेट कभी कोई नहीं होता, ठीक है। तो इन तीन स्टेट की बात करेंगे, और स्टेट पढ़ने से पहले मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा। देखो, हर एक चीज नेचुरली तीन ही स्टेट में होती है। अगर हम अपनी बॉडी की भी बात करें तो देखो, तुम्हें मालूम है ना, हम लोग जीवित रहने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन। हम क्या लेते हैं, हम इन्वायरमेंट से क्या ऑब्टेन करते हैं, ऑक्सीजन। और अपने सांसों के थ्रू बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। यानी कि हमारे शरीर के अंदर मेनली दो गैसेस तो पता चल गई। हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कम से कम ये दो गैसेस तो होती है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, CO2 हम रिलीज करते हैं। तो CO2 भी तो हमारे शरीर से ही बाहर निकलती है, इसका मतलब ये हमारे शरीर में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में गैस तो होती है, ठीक है। दूसरी बात, तुमने देखा होगा हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में भी होती है, पानी हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस फॉर्म में होती है, लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ हमारी बॉडी में लिक्विड भी होता है। अब बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड के लिए सबसे जरूरी बोन्स, हड्डियां, ये दांत, ठीक है, स्केलेटन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, सॉलिड। यानी कि एक छोटे लेवल पर भी देखें तो तीन तरह की चीजें हमारी बॉडी में होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हेडिंग जो डाला है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, ब्रैकेट में लिख लेना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीनों स्टेट ब्रैकेट में लिख लो। अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है इस चैप्टर का। पहले मैं तुम्हारी शुरुआत एक एग्जांपल से करवाऊंगा। हाँ, नोट के अंदर पहले एक एग्जांपल लिखो, लिखो एक एग्जांपल। हाँ, जिस तरह से मैं एग्जांपल नोट करवा रहा हूं ना, वैसे लिखना। नेक्स्ट लाइन से लिखो, ह्यूमन बॉडी। अभी जो जो मैंने एग्जांपल दिए थे ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस के, हमारी बॉडी में, वो सब लिखने तुम्हें। ह्यूमन बॉडी, जैसे कि हमारे दांत, जैसे कि हमारी बोन्स। बताओ दोनों किसके एग्जांपल है, सॉलिड के। क्या हड्डी लिक्विड होती है, नहीं। हड्डियां कैसी होती हैं, सॉलिड। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो जान लो, सॉलिड। अगले एग्जांपल लिखो, जैसे कि हमारी बॉडी का ब्लड कैसा होता है, लिक्विड, बहता रहता है ना। हर एक चीज जो आसानी से बहती है वो लिक्विड होती है, ब्लड, वाटर। तो ये दोनों का नेचर कैसा है, लिक्विड। बिल्कुल जैसे मैं लिखवा रहा हूं ना, ऐसे ही लिखना है। और ये लिखना, ब्रीथिंग गैस। ब्रीथिंग गैस मतलब जो हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि तुम्हारी ऑक्सीजन। तो इसमें लिख लेना गैस, ये तो है ही गैस, खैर। तो ये पूरा एग्जांपल इसी तरह से लिखना। तुम सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों लिखवाया है, ध्यान रखना। अब तक कई बार एक नंबर में, दो नंबर में पूछा गया है, हमारे शरीर के वो पार्ट का, वो चीज का नाम बताओ जो सॉलिड होती है। तो तुम्हें शरीर के अंदर कौन सी दो चीजें सॉलिड दिख रही हैं, टीथ और बोन्स, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर वो चीज का नाम बताओ जो लिक्विड होती है, क्या दिख रहा है, ब्लड और वाटर। तो कई बार पूछा गया है ऐसा। अब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा रुक के ड्रॉ करना, कभी साथ साथ करो। पहले मैं एक फिगर बना लूंगा, तब बनाना तुम। अब ड्रॉ करना शुरू कर दो मेरे साथ।
ये ड्रॉ करना। देखो मैंने 3 बॉक्स बनाए और तीनों बॉक्स के पार्टिकल्स को मैंने किससे दिखाया है, ये गोल गोल छोटे छोटे सर्कल से। मतलब ये छोटे छोटे सर्कल के थ्रू मैंने तुम्हें क्या दिखाने की कोशिश करी है, पहले वो समझ लो। ड्रॉ तो कर लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझ लो चीजों को। देखो इस सब्सटेंस को देखो जरा, इसके जो पार्टिकल है कितनी दूर दूर है ना। बीच में कितना सारा स्पेस खाली पड़ा हुआ है, ये देखो कितना सारा स्पेस यहाँ पर खाली है, इधर भी खाली है। अब इस पे गौर करो, स्पेस खाली है, चलो ठीक है, लेकिन बताओ कहां पर स्पेस खाली था, यहाँ पर ज्यादा खाली है या यहाँ पर ज्यादा खाली है। बताओ, ज्यादातर स्पेस यहाँ पर खाली था ना, यहाँ पर थोड़ा सा कम है। अब जरा इस पर गौर करो, बताओ इस पर तो बहुत ही कम स्पेस है ना। देखो लगभग पूरा स्पेस भरा हुआ है। तो ध्यान रखना, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कौन से सब्सटेंस के स्पेस सबसे ज्यादा खाली होता है, मुझे बताओ। एयर। बताओ, एयर के पार्टिकल हमेशा बीच में गैप होता है ना अच्छा खासा, इतना ज्यादा गैप होता है तुम कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैं तुमसे एक एग्जांपल पूछता हूं, इस रूम के अंदर इस समय क्या भरी हुई है, एयर, फुल टॉस एयर है। जहां पर भी जगह खाली होती है ना, वहां पर क्या भरी हुई होती है, एयर। ठीक है, अगर तुम इस रूम के अंदर कोई फर्नीचर लाना चाहते हो या कोई बड़ी अलमीरा लाना चाहते हो तो आराम से रखी जा सकती है। मतलब हवा के पार्टिकल के बीच में इतना गैप होता है कि आराम से तुम एक बड़ी चीज बीच में रख सकते हो, वहां पर सबसे ज्यादा स्पेस होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, रख तो हम लिक्विड में भी सकते हैं, लेकिन लिक्विड में एयर के मुकाबले थोड़ा सा कम स्पेस होता है। और सॉलिड, सॉलिड में होता जरूर है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, गैप तो देखो जरूर होता है, लेकिन बहुत ही नाम के लिए। अगर मैं तुमसे बोलूं कि लकड़ी के अंदर तुम्हें कील ठोकनी है, मतलब आयरन नेल होती है ना, अक्सर फर्नीचर का काम करने वाला कारपेंटर इस तरह का हर ये काम करते हैं वो। बताओ लकड़ी हाथ से चुभोनों पे थोड़ी ना ठुकती है, उन्हें कि हैमर से इस्तेमाल करके उसे ठोकना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर तुम लकड़ी के अंदर कील ठोकना चाहते हो तो स्पेस बहुत कम है, और उसके बाद भी अगर तुम कील ठोकने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन क्या यही काम लिक्विड में करोगे तो ठोकने की जरूरत है, नहीं है। कील बहुत आसानी से अंदर चली जाएगी, और हवा में तो वो भी नहीं, हवा में तो जैसे छोड़ोगे वैसे ही नीचे चली जाएगी कील तुम्हारी, है ना। तो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, और लिक्विड की बात करें तो स्पेस थोड़ा सा कम है, और यहाँ पर स्पेस बहुत ही कम है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस ज्यादा होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कम, और यहाँ पर सबसे कम। तो ये स्टेट होता है सॉलिड। अब तुम ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो तीनों स्टेट अगर वीडियो पोस्ट करके ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, आराम से बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब हमें तीनों के बारे में थोड़ा सा रफ आइडिया मिल गया, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सबसे पहले बारी है सॉलिड की। तो कैपिटल ए टॉपिक डालो, सॉलिड स्टेट। देखो तुम्हारी 9th क्लास की केमिस्ट्री में तो इसमें तीनों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और वो भी सिर्फ एक छोटे से चैप्टर के अंदर। जब हम बात करते हैं ना 12th क्लास की केमिस्ट्री की, तो वहां पे तो फर्स्ट चैप्टर का नाम ही यही है, द सॉलिड स्टेट। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो वहां पर कितने तरह के सॉलिड पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम ही यही है द सॉलिड स्टेट, सोचो हर तरह का सॉलिड हमें पढ़ना पड़ेगा। खैर वो बातें करने का कोई फायदा नहीं, मैंने तो बस एक रफ आइडिया बताया है। खैर सबसे पहली बात, पहला फीचर लिखो, ब्रैकेट में लिख देना सॉलिड स्टेट, ब्रैकेट में लिख देना प्रॉपर्टीज। मैं इसकी तुम्हें क्या लिखाऊंगा, प्रॉपर्टीज, और समझाऊंगा। मुझे बताओ, जब कोई चीज सॉलिड होती है, जब कोई चीज सॉलिड होती है, मान लो तुम्हारे रूम में क्या रखी हुई थी, एक चेयर, और तुमने उस चेयर को उठाकर किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया, क्या उसकी शेप बदल जाएगी। बताओ, क्या उसकी जो शेप है, क्या वो शेप बदल जाएगी, नहीं, शेप नहीं बदलेगी। क्या उसकी कोई बाउंड्री वगैरह बदल जाएगी, नहीं। इसका मतलब ये हुआ जितने भी सॉलिड होते हैं सबकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, डेफिनेट।
डेफिनेट का मतलब समझते हो? डेफिनेट का मतलब है उनकी शेप कैसी होती है, फिक्स, बदलती नहीं है, जैसी है वैसी ही रहेगी। भाई एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा ही तो है, ऐसा करने से बदलेगी थोड़ी ना शेप, ऐसे करने से कभी नहीं बदलती। तो सॉलिड की जो शेप होती है वो हमेशा कैसी होती है, डेफिनेट। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तुम्हें ये लिखनी है, लिखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, सॉलिड हैव अ डेफिनेट, डेफिनेट की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, definite shape and distinct, definite shape and distinct boundaries, distinct boundaries। मतलब इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, मतलब साइड की जो एजेस होती हैं वो भी कैसी होती हैं, डिस्टिंक्ट, फिक्स होती हैं, डिफरेंट होती हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। कुछ एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल टेबल। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सॉलिड की शेप फिक्स ही होती है, हर सॉलिड की शेप फिक्स नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना है। अभी मैं बताता हूं, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिस पर अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए ना तो उनकी शेप बदल जाती है। तुमने देखा है कभी स्पॉन्ज? स्पॉन्ज मतलब किसकी तरह होता है, फोम होती है ना, फोम। मान लो फोम का एक टुकड़ा था, स्पॉन्ज का एक टुकड़ा था तुम्हारे पास, तुमने उसको दबाकर सिकोड़ने की कोशिश करी, बताओ सिकुड़ जाएगा ना, इतना सा हो जाएगा, पिचका दिया बिल्कुल इतना सा हो जाएगा। लेकिन जैसे छोड़ोगे, छोड़कर तुमने टेबल पे रख दिया, लगभग कुछ ही सेकंड बाद उसकी शेप बिल्कुल ओरिजिनल हो जाएगी जैसे कि पहले थी। अब मैं तुमसे एक एग्जांपल और देता हूं, रबर बैंड। बताओ रबर बैंड को खींचते हो तो लंबा हो जाता है ना, लेकिन जैसे छोड़ोगे तो उसकी शेप वापस कैसी हो जाएगी, जैसे ओरिजिनल थी। ठीक है, तो जब तुम अगर फोर्स से लगाते हो तो फोर्स से लगाने पर शेप बदल जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी ओरिजिनल शेप हो जाएगी, इसलिए उसको भी क्या बोला जाता है, सॉलिड। कई बार क्वेश्चन आया है, तो बताओ कि जो रबर बैंड होता है वो तो अपनी शेप बदल लेता है, जो स्पॉन्ज होता है वो तो अपनी शेप बदल लेता है, क्या वो सॉलिड माने जाएंगे? तो तुम्हें आंसर देना है यस, इट इज सॉलिड। उनको सॉलिड हम बोलते हैं और वो सॉलिड होते हैं बिकॉज ऑफ फोर्स। हमने जब फोर्स लगाया था ना तब तक ही उसकी शेप बदली थी, जैसे ही हमने उसको छोड़ दिया उसकी शेप वापस कैसी हो जाएगी, ओरिजिनल। ठीक है, ऐसा होता है। तो लिखो फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर डू नॉट चेंज देयर शेप, टेबल, चेयर डू नॉट चेंज देयर शेप, डू नॉट चेंज मतलब वो अपनी शेप नहीं बदलेंगे, वो अपनी शेप नहीं बदलने वाले। डू नॉट चेंज देयर शेप, देयर ये वाला लगाना है, THEIR, डू नॉट चेंज देयर शेप। कुछ लोगों को लगता है, देखो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूं, कुछ एग्जांपल मैं देना पसंद करूंगा। तुमने देखा होगा शुगर, शुगर, सॉल्ट, फ्लोर वगैरह। फ्लोर समझते हो ना, आटा, फ्लोर मतलब आटा। ठीक है, तो देखो कुछ लोगों को लगता है कि ये क्या चीज है, ये क्या होंगे, सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे या गैस होंगे। देखो तुमने देखा होगा जब शुगर एक बर्तन में भरी भी होती है, मान लो तुमने शुगर को किसी एक बड़ी बोतल टाइप कंटेनर में भर के रख रखा है, बताओ जब बोतल में भर रखी है शुगर तो इस शेप की है, उस शुगर को तुमने निकाल के किस में रख दिया, थाली में, एक बड़ी प्लेट में रख दिया, तो बताओ फैल जाएगी ना, उस शेप की हो जाएगी। तो शेप बदल रही है बार बार, क्या उसे सॉलिड बोलेंगे? कुछ लोगों को लगेगा नहीं यार ये तो सॉलिड नहीं होनी चाहिए, फिर तो पहले अगर बोतल में शुगर भरी हुई थी तो उस शेप की थी,
और अगर हमने उसी शुगर को थाली में लाकर रख दिया तो थाली के शेप की हो गई, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट हो गई ना, पतली हो गई, फैल जाएगी शुगर पूरी। तो कुछ लोगों को लगेगा नहीं यार ये सॉलिड नहीं है, लेकिन ध्यान रखना आटा, शुगर, सॉल्ट, ये तीनों ही चीजें शुगर होती है। मैं बताता हूं क्यों, सॉरी, ये तीनों ही चीजें सॉलिड होती हैं। अब मैं बताता हूं क्यों होती हैं। देखो जब भी इस तरह की चीजें होती है ना, इनको चेक करने का एक तरीका होता है, इनको इनके क्रिस्टल्स के अकॉर्डिंग देखे करो। क्रिस्टल्स मतलब इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जो कण होते हैं, उनके अकॉर्डिंग देखे करो। जैसे कि शुगर की बात करूं, मान लो तुम्हारे पास बहुत सारी शुगर रखी हुई थी, बताओ छोटे छोटे टुकड़े ही तो होते हैं शुगर, और होता क्या है। अगर नहीं देख पाते हो तो लेंस से देख सकते हो तुम। शुगर को लेंस से देखो, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको उनके क्रिस्टल्स के अकॉर्डिंग देखो। तो उनमें से मैंने एक पार्टिकल उठा लिया, मतलब एक क्रिस्टल उठा लिया। अब जरा देखो, मुझे बताओ इस क्रिस्टल की शेप जब कंटेनर में थी तब भी यही थी, और जब इस क्रिस्टल को तुमने थाली में लाके रखा तब भी इसकी शेप यही रही, इसकी शेप नहीं बदली। और शेप नहीं बदली तो इसलिए इसको भी क्या बोला जाता है, सॉलिड। वो बात अलग है, किसी क्रिस्टल का साइज बहुत छोटा होता है, किसी क्रिस्टल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह की, तो हम बड़े से बड़ा, वो सॉरी, छोटे से छोटा कण देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसको भी हम देख पाएंगे, ठीक है। सोल्ट में भी वही चीज है, सोल्ट का पार्टिकल उससे भी छोटा है शुगर से, लेकिन देख सकते हैं। और फ्लोर, आटे का पार्टिकल उससे भी छोटा है, उसको भी देख सकते हैं, और उसकी जो शेप होगी वो भी कैसी होगी, फिक्स। तो ध्यान रखना, ये तीनों एग्जांपल कई बार आए हुए हैं कि क्या इन्हें बोला जाएगा, क्या इन्हें हम बोलेंगे सॉलिड। तो तुम्हें रीजन दे रहा है, यस दे आर सॉलिड, इनको हम सॉलिड कहते हैं। तो नोट के अंदर लिख लो, लिखो शुगर कॉमा सॉल्ट, शुगर कॉमा salt are also considered considered की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, are also considered solid, are also considered solid। लिखो ड्यू टू द फिक्स्ड शेप, क्योंकि इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, फिक्स। ड्यू टू द फिक्स्ड शेप, ड्यू टू द फिक्स्ड शेप ऑफ क्रिस्टल्स, ड्यू टू द फिक्स्ड शेप ऑफ क्रिस्टल्स। इनके क्रिस्टल्स की शेप अक्सर कैसी होती है, फिक्स, ड्यू टू द फिक्स्ड शेप ऑफ क्रिस्टल्स। तो इनके क्रिस्टल कभी भी अपनी शेप नहीं बदलते, इसलिए इनको भी क्या कंसीडर किया जाता है, सॉलिड। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या